गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर, वीडियो क्लियर। हम लोग 5वां पार्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, संघ सरकार। कल हमने इसकी बात की थी। किस आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक ये डिफाइन है? 52 से 151 तक। तो याद कर लिया होगा आप लोगों ने। 52 से 151 तक हमारा केंद्र सरकार के बारे में बात हो रही है, संघ सरकार के बारे में। 52 टू 151 कितने अध्याय में हम इसको देखने वाले हैं? तो एक अध्याय इसका है कार्यपालिका, ठीक है। एक अध्याय इसका हमारा क्या होगा? विधायिका, न्यायपालिका और कैग। कार्यपालिका में हमें बात होगी कि किस तरह से काम किए जाएंगे, और विधायिका जो कानून बनाती है, वो जो कानून बनेगा उसको अप्लाई करने का काम कार्यपालिका का होगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो न्यायपालिका बनी हुई है उसको समझने के लिए। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो केंद्र की जो कार्यपालिका है उसमें हमारा एक तो पहले राष्ट्रपति आएंगे, दूसरे उपराष्ट्रपति आएंगे, तीसरे में प्रधानमंत्री उनकी परिषद आएगी, और फिर महान्यायवादी आपके आएंगे, कैग वाले। कैग नहीं आएगा, महान्यायवादी में अटॉर्नी आते हैं। महान्यायवादी में अटॉर्नी आते हैं, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो बिल्कुल बेसिक सा है, आपको रिवीजन सिंपल से समझिए कि जब हम केंद्र के कार्यपालिका की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है, और अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी। और कार्यपालिका के बारे में बात कितने आर्टिकल तक होगी? 52 से लेकर 78 तक। तो 52 से 78 तक हम इन लोगों की बात करेंगे, ये जो लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। इन लोगों की बात हम लोग करेंगे 52 से 78 तक के बीच में। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले राष्ट्रपति से शुरू करेंगे और फिर आगे तक हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए हमने देखा सबसे पहले अनुच्छेद 52 जो राष्ट्रपति के लिए बनाया गया, क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होने का मतलब कि ये पद खाली नहीं रहेगा, ये पद हमेशा भरा रहना है। अगर मान लो किसी बाई चांस दिक्कत होती है और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या कोई और अकस्मात कुछ होता है, तो उपराष्ट्रपति उस समय तक उसको देखेंगे पद को, और 6 महीने के अंतर्गत आपका पहले पहले चुनाव हो जाना चाहिए राष्ट्रपति वाला। तो इनका पद कभी भी खाली नहीं रहेगा, ठीक है ना। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 53 में क्या बताता है कि जो भी सारी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति उसको देखता है, लेकिन हम इसको ये इस तरह से कहेंगे कि ये एक औपचारिक है, मतलब वास्तविक शक्ति इसके हाथ में नहीं है। वो अलग बात है कि कार्यपालिका की शक्ति जो भी होती है वो सब राष्ट्रपति के नाम से होती हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के पास होती है। भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये दोनों बातें हमें देखने को मिलती हैं आपके आर्टिकल 53 में। क्लियर? पहला कार्यपालिका की शक्ति जो है उसमें निहित है, और दूसरा उस तीनों सेनाओं का सेनापति। आर्टिकल 54 की देखो, आर्टिकल 52 की बात की थी हमने, आर्टिकल 53 की बात की थी, आर्टिकल 54 में क्या बात की थी? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब ये था 54 में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, कौन लोग हैं जो उसकी वोटिंग में भाग लेते हैं, वो 54 में बात होती है। नीचे जब हमने डिफाइन किया था ये वाला, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका जो निर्वाचक मंडल है वो कौन होगा, ये बात हुई थी अनुच्छेद 54 में। और 55 में ये बात हुई थी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। 54 कह रहा है कि कौन लोग वोटिंग करेंगे, 55 कह रहा है कि ये चुनाव होगा कैसे, प्रोसेस क्या है। क्लियर? स्टेप बताया जाएगा। तो 54 में ही ये चीजें बताई गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन होगा। तो हम लोगों ने समझा कि एक्चुअल में ये लोग एमएलए और एमपी होते हैं, एमएलए और एमपी।
ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती, तो इनके निर्वाचक मंडल में एक्चुअल में एमएलए और एमपी होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? निर्वाचन प्रणाली कैसी है इसकी? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। तो एक तो ये इनडायरेक्ट है और गुप्त मतदान होता है, मतलब पता नहीं चलेगा किसको किसने दिया है वोट। क्लियर है? और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। तो 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में हमारा कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, 54 में हमारा निर्वाचक मंडल कौन पार्टिसिपेट करता है, और 55 में वो चुनाव होता कैसे है। इस तरह से ये सारी बातें हमारी देखने को मिलती हैं 52 से लेकर 55 तक। 52, 53, 54, 55 आते हैं 56 पर। 56 आपसे क्या कहता है? 56 आपसे कहता है स्टूडेंट, ये वाला, इसके टर्म के बारे में, कार्यकाल। तो 56 कहता है कि राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनते हैं? तो 5 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, पद 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। मतलब 56 में यह भी बताया गया है कि अगर मान लो बीच में कोई दिक्कत होती है, 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया कार्यकाल, तो बीच में अगर कोई चुन लिया जाता है राष्ट्रपति, तो वो आगे के 5 साल के लिए बनेगा। ऐसा नहीं कि जो टर्म उसका बचा हुआ है उसको सर्वाइव करे, वो उसके आगे के लिए बनेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति 4 वर्ष का चुनाव होता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष को बता देते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई को होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो। तो इस तरह से प्रोसेस है कि किसको वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ये 56 में बात हुई है उनके टर्म के बारे में। 57 में हमें क्या बात हुई है? एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, री इलेक्टेड हो सकते हैं, भले वो पहले बन चुके हों लेकिन वो दोबारा बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, एक बार बने थे, फिर उसके बाद दोबारा भी बने थे। तो हाँ, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, कोई व्यक्ति अगर बैठे। क्लियर हो गया? 58 में क्या बात हुई है? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। अगर उसे चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्मीदवारी के लिए क्या ध्यान रखने हैं? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद मतलब यहाँ पर सरकारी पद है, क्योंकि बाकी जो सांसद वांसद हैं उनको अब हम लोग लाभ का पद नहीं कहते, उन्हें हम जनता का सेवक कहते हैं। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। भारत का नागरिक, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। 59 में कुछ और भी चीजें बताई जा रही थी। इसमें ये बताया जा रहा था कि असल में जब राष्ट्रपति पद धारण कर लेगा तो उस समय ये जरूर ध्यान रखना है, जिसको हम दशाएं या शर्तें कहते हैं, कि अगर ये राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उस समय इसको ध्यान रखना है कि किसी भी विधानमंडल का या संसद का सदस्य न रहा हो। मान लो संसद का सदस्य भी था और राष्ट्रपति भी चुन लिया गया, तो फिर उसे अपने संसद वाले पद से इस्तीफा देना होगा। तो यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। जिस भी सदन में वो होगा उसकी सदस्यता छोड़ देगा और फिर वो राष्ट्रपति के पद की गोपनीयता लेगा। क्लियर हो गया? वेतन की बात की थी हमने 5 लाख, और राष्ट्रपति भवन उपलब्धता, इनके आय पर टैक्स नहीं लगता। तो 59 हमें ये चीजें बता देता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो राष्ट्रपति चुन लिया भी जाता है और लाभ के पद पर है पहले से ही, या किसी और पद पर है, सपोज करो कि संसद में है, से किसी भी सदन में है, लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य है ना, या तो विधानमंडल में हो, विधायक वगैरह के पद पे या किसी पर रहा हो, तो उसको वो पद छोड़ना होगा जैसे वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ये बातें हुई थी 59 में। तो हम लोगों ने देखा, आपसे कितने हमने आर्टिकल देख लिए स्टूडेंट? हम लोगों ने आर्टिकल देखे टोटल, अगर हम लोग बात करें तो 52, 53, हमने 52 देखा, 53 देखा, 54 देखा, 55, 56, 57, 58, 59। चलिए जल्दी जल्दी बताते जाइए 52 में क्या बात हुई है? राष्ट्रपति होगा। क्लियर? दूसरे में क्या बात हुई है? दूसरे में क्या बात हुई है? मतलब 53 में जी, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास।
बट ये औपचारिक होगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो इसके पास होगी। 54 में क्या बात की गई है? 54 फटाफट टाइप करो। हाँ, निर्वाचक मंडल। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? तो निर्वाचक मंडल, जिसमें कि हमारे देखने को मिलते हैं कौन, एमपी और एमएलए वगैरह, वो भी निर्वाचित, यानी कि वो मनोनीत ना हो, निर्वाचित हो, एमपी एमएलए, ठीक है। 55 में क्या बात हुई है स्टूडेंट? हाँ, इलेक्शन प्रोसेस। जो इलेक्शन प्रोसेस है, निर्वाचन, वो कैसे होगा, वो पूरी प्रक्रिया एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होगा, वो बात हम करेंगे आगे। और ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। 56 में क्या बात हुई है स्टूडेंट? टाइम पीरियड, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात हुई है, 5 वर्ष वाले राष्ट्रपति के। 57 में क्या बात हुई है? निर्वाचित, री इलेक्टेड, री इलेक्शन, दोबारा निर्वाचन, मतलब दोबारा चुना जा सकता है, री इलेक्शन हो सकता है। 58 में क्या बात हुई है? एलिजिबिलिटी, योग्यता या एलिजिबिलिटी कि कौन राष्ट्रपति का फॉर्म भर सकता है, कौन राष्ट्रपति का फॉर्म भर सकता है। 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद की शर्तें, कि जिसकी ये शर्त बिल्कुल कंपलसरी है कि अगर आप कोई किसी और पद पे हैं संसद में या विधानमंडल में, तो आपको पद छोड़ना होगा। ये जो चीजें हैं वो आपके यहाँ है। और फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 58 में है कि आप राष्ट्रपति फॉर्म भरने से पहले आपको वो योग्यताएं देखनी होंगी, तो वो 58 में है। और 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें। आई होप क्लियर हुआ। आगे बढ़े अब हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स। आइए 60 से बात करते हैं। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? देखिए स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 60 क्या कहता है? शपथ के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति बन गए हैं, अब राष्ट्रपति पद की जो शपथ है, वो शपथ के लिए बात हुई है कि किस तरह से शपथ लेगा। तो वैसे तो राष्ट्रपति के पद की शपथ चीफ जस्टिस दिलाते हैं, सीजेआई। लेकिन अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। सर, भारत का कोई भी नागरिक यदि 35 वर्ष पूरा कर चुका है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हाँ, क्यों नहीं लड़ सकते? अभी योग्यताएं बताया तो हमने आपको। 35, वो भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, और किसी के लाभ के पद पर ना हो। ये 4 कंडीशन है, ये फॉलो करो, आराम से बन जाओ। तो ये 4 कंडीशन है, वो 4 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, सिंपल सा है। आप राष्ट्रपति का फॉर्म भर सकते हैं, 35 वर्ष की आयु पूरी हो, आप नागरिक हो, ठीक है, और जो लोकसभा मेंबर बनने की आपके पास काबिलियत हो, सारी चीजें हो, लाभ के पद पर ना हो। फिर आगे की प्रोसेस होती है कि 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, वो तो बात की बात है। अभी तो केवल फॉर्म भरने की बात है, तो इस हिसाब से है। फिर उसके बाद 50 प्रस्तावक वगैरह ये लोग भी चाहिए होते हैं, वो देखेंगे। आर्टिकल 44 से 51 वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। वैसे अगर हम शपथ का देखें प्रावधान, तो सारे शपथ वगैरह किस में थे? तीसरी अनुसूची में थे, 3rd शेड्यूल में। जो तीसरी अनुसूची थी ना, शेड्यूल, उसी में तो था आपका अफर्मेशन एंड ओथ, 3rd शेड्यूल। एक ट्रिक बताए थे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम,
पहले शेड्यूल में टेरिटरी, दूसरे में मॉन्यूमेंट, सैलरी वगैरह था, तीसरे में अफर्मेशन एंड ओथ, शपथ लेने वाला था शेड्यूल में, चौथे में राज्यसभा था, पांचवें में शेड्यूल SC/ST था। तो ये शेड्यूल जो हम लोग बात कर रहे थे अनुसूची में, वो चीजें हैं, ये वही कह रहे हैं। अगर CGI नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, बहुत सिंपल सा है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, CGI। अनुच्छेद 61 में क्या कहा जा रहा है? महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, अमेरिका के संविधान से लेकर, मतलब इम्पीचमेंट का मतलब उसको अपने पद से हटाना, कुछ एक प्रक्रिया ऐसी करके जिससे राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए। वैसे आज तक कभी नहीं हुआ, महाभियोग नहीं लगा है किसी के ऊपर कि महाभियोग लगा करके और किसी को किया जाता है, एक प्रक्रिया होती है महाभियोग, ठीक है। अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति को संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है। अरे ये CJI है भाई, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो CJI, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या इंडिया का बोला जाता है उसे, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 61 में हम लोग राष्ट्रपति को महाभियोग, तो अगर कोई उल्लंघन हो गया है संविधान का राष्ट्रपति के द्वारा, तो एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जिसके द्वारा उसे हटाया जाता है, उस प्रक्रिया को ही महाभियोग कहा जाता है। जिस प्रक्रिया को अपना करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसे महाभियोग कहते हैं। माफी वाफी की बात हम आगे करेंगे, अभी हम कोई पावर की बात कर ही नहीं रहे राष्ट्रपति के, जब वो डिस्कस करेंगे तो बता देंगे सब। अभी हम लोग तो इलेक्शन वगैरह देखेंगे, उनका राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, फिर पद पर आएंगे उसके बाद देखेंगे। तो राष्ट्रपति में महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। क्या चरण है देखिए जरा। 2 सदन होते हैं हमारे पास, राज्यसभा, लोकसभा। तो पहला स्टेप है कि किसी भी एक सदन से शुरू हो सकता है। अगर आपको किसी राष्ट्रपति को हटाना है, महाभियोग चलवाना है, तो आप या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों में से किसी में भी प्रस्ताव रख दीजिए कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, ये संविधान के उल्लंघन में शामिल है, तो किसी भी सदन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि जिस भी सदन से प्रारंभ करना है, अब चाहे राज्यसभा से पास करो या लोकसभा से, तो आप सपोज करो राज्यसभा में जा रहे हैं, तो आपने कहा कि हम राज्यसभा से शुरू करेंगे, तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 230 सदस्य, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लो 230 सदस्य, तो इन 230 सदस्य में से 1/4, 230 का 1/4, इतने लोगों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे उस पेपर पे जिसपे आप ये कह रहे होंगे कि हमें प्रेसिडेंट को हटाना है महाभियोग से। तो जिस भी सदन में आप लेके जा रहे हैं, चाहे राज्यसभा में लेके जाओ चाहे लोकसभा में लेके जाओ, 1/4 उस सदन के जितने सदस्य हैं उसके 1/4 का साइन आपको चाहिए होगा। जैसे ही आपको ये हस्ताक्षर मिल जाते हैं, तो फिर आपको केवल ये 1/4, मतलब देखो कुछ ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 240 है, आप 1/4 मतलब 4 6 24, कम से कम 60 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए पहले, जिससे मतलब ये हो जाए कि हाँ इनको हटाना चाहते हैं। तो ये अगर आपको एक मतलब कहना है कि राष्ट्रपति को हम पसंद नहीं करें या समथिंग, जो भी पॉइंट हो, तो जिस भी सदन में आप शुरू कर रहे हैं, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, उनके 1/4 लोग का हस्ताक्षर ले लीजिए। जब आप 1/4 लोग का हस्ताक्षर ले लेंगे, तो उसके बाद फिर आपको उसी सदन में 2/3 बहुमत से पारित भी करना होगा। इसका मतलब कि 240 लोग अगर थे और इसका 2/3 हुआ, तो 160 लोग आपके पक्ष में वोटिंग करने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था स्टूडेंट, 240,
देखो समझो, जैसे हमने कहा, सपोज करो, माना राज्यसभा में टोटल सदस्य सपोज करो 240 है, तो 240 का 1/4 मतलब 60 का क्या होना चाहिए, साइन चाहिए जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहते हैं। तो अभी ये केवल फाइल करने के लिए चाहिए, अगर इतने लोग का साइन नहीं होगा ना तो ये फाइल ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले वो एक्सेप्ट तो हो। अरे जब साइन नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा उसे। तो कम से कम आपको 1/4 जितने भी सदस्य, राज्यसभा में अगर आप जा रहे हैं और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका 1/4 आपको साइन लेना है। एक एग्जाम्पल लिया था हमने, जैसे 240 मान लो, तो कम से कम 60 लोग के हस्ताक्षर उस पर चाहिए। जब ये हो जाएगा तो आपके समर्थन में जो वोट देने वाले हैं वो भी होने चाहिए 2/3। तो 60 लोग का तो आपको सिग्नेचर चाहिए जो डायरेक्ट ये कहे कि हाँ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हम राष्ट्रपति से खुश नहीं है, इस तरह से। 160 लोग जो हैं, क्योंकि 2/3, तो अगर 240 है टोटल सीट, तो कम से कम 160 लोग तो चाहिए ही जो आपके पक्ष में वोट करें, तभी राष्ट्रपति पे महाभियोग लग सकता है। तो जो भी सदस्य संख्या उस सदन की होती है उसका 2/3 हमें चाहिए होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो पहले तो आपके 1/4 लोग के साइन चाहिए होंगे, फिर 2/3 से वोटिंग चाहिए होगी। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा। संसद में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। और कोई भी सदन से ये प्रारंभ हो सकता है, हमने आपको बताया कि किसी भी सदन से ये प्रारंभ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट इसमें स्टूडेंट? क्या जरूरी है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग हो राज्यसभा से ही हो? नहीं, लोकसभा से भी हो सकता है, बट ये जरूरी है कि कम से कम 1/4 लोग के साइन चाहिए उस पर, जो उस सदन के सदस्य होंगे। और जब ये हो जाएगा एक्सेप्ट, तो 2/3 लोगों को वोटिंग आपके पक्ष में होनी चाहिए, पूरे सदस्यों की। 240 में से कम 160 लोग आपके फेवर में करें कि हाँ ठीक है ये। तो इस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं, किसी से भी शुरू हो सकता है। लेकिन हाँ, सपोज करो राज्यसभा से पारित हो गया, तो दूसरे सदन में भेजने से पहले राष्ट्रपति को भी भेजना होता है। जैसे हमें दूसरे दोनों सदनों से पास कराना होता है ना, तो एक सदन आपका है राज्यसभा, राज्यसभा से हमने किया और राज्यसभा से वो पारित हो गया, तो अब तुरंत आप लोकसभा में नहीं देंगे, पहले आप राष्ट्रपति को भेजेंगे। 14 दिन का समय रहता है, 14 दिन के उसमें आप राष्ट्रपति को भेजते हैं, और उसके हिसाब से फिर चीजें आगे बढ़ती है। तो राज्यसभा से पारित तो हो गया, लेकिन दूसरे सदन में भेजने से पहले राष्ट्रपति को भेजना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। राज्यसभा से पारित हो गया, ठीक है, और राष्ट्रपति अब भाई दोनों सदनों में चाहिए ना, तो राज्यसभा से पारित हुआ, फिर लोकसभा से पारित होना है, तो तुरंत लोकसभा में नहीं जाएगा, 14 दिन पहले ही, भेजने से पहले लोकसभा में ये राष्ट्रपति को दिया जाएगा।
कि राष्ट्रपति इसको देख ले, जो मतलब है वो, और उसके बाद फिर वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा उसे पास कर ही देती है। भाई लोकसभा का मतलब ये है कि बहुमत दल का होता है नेता, तो अगर कोई विपक्ष तो हटवा भी नहीं पाएगा, तो विपक्ष कैसे हटवा देगा? विपक्ष की मेजोरिटी ही नहीं है, वोट ही नहीं मिलेंगे। भाई कंडीशन भी तो है, आपको 1/4 लोग का हस्ताक्षर चाहिए, 2/3 लोग के वोट चाहिए, तो अब 2/3 का वोट और ये सब किसका होगा? मेजोरिटी दल का होगा ना, बहुमत दल के पास होगा ना। और विपक्ष की तो उतनी सीटें भी नहीं होंगी कि वो उतना कर पाए। अगर विपक्ष होता तो फिर विपक्ष क्यों होता, वो सरकार ना बन जाता। तो इस तरह से वो चीजें पास हो जाती हैं, ठीक है। नहीं, राष्ट्रपति अपने ही उस पर थोड़ा एक्शन ले लेगा कि हमको क्यों हटा रहे हो, हम नहीं हटेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। राष्ट्रपति का पद तुम्हारा विधायक का पद है, वो थोड़ा ना है कि लड़ाई मार झगड़ा चलेगा उसमें, एक प्रक्रिया है। अरे तो राष्ट्रपति थोड़ो कभी चाहेगा, इसीलिए तो ये संसद के थ्रू किया जाता है। भाई कोई अपना आदमी अब अपने आप से अगर वो इस्तीफा दे दी तो बात अलग है, ठीक है ना। नहीं तो अगर महाभियोग प्रक्रिया होती तो बताया तो कि महाभियोग अभी तक नहीं लगा है, किसी भी राष्ट्रपति पे अभी आज तक महाभियोग नहीं लगा है। महाभियोग तब लगता है जब संविधान का उल्लंघन हो कोई चीज। राष्ट्रपति क्यों उल्लंघन करेगा भाई किसी भी तरह, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति उल्लंघन करता ही नहीं है उस। अब हम लोग के जैसे लोग थोड़ो बैठ जाते हैं वहां जाकर के। भाई राष्ट्रपति इतना सिंपल सा पद नहीं है, आपके जिला पंचायत का है और प्रधान का चुनाव हुए, चलो 4,000 जेब में दो, एक बोतल दो, बस हम बन गए और हम तुम्हें बना देंगे। तो राष्ट्रपति का पद ऐसा पद नहीं है, वो बहुत सोच समझ के और व्यक्ति बैठाया जाता है वहां पर। तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कभी। चलो आगे देखते हैं, एक एक करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें लगता है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से चलता है। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, कि जो महाभियोग प्रक्रिया है, जो महाभियोग प्रक्रिया है उसमें पहला स्टेप तो है कि आप किसी भी सदन से प्रस्ताव ला सकते हैं, किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा से या लोकसभा से। लेकिन एक कंडीशन है कि जिस भी सदन से आप इसको पारित कर रहे हैं उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे, और अनुमोदन के लिए, समर्थन के लिए 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित करेंगे। तो जितने भी सदस्य होंगे वहां पर उसका 2/3 निकाल लीजिए, इतने लोग कम से कम वोट करने चाहिए, ठीक है। दोनों समझ आ गया। जब एक सदन पारित कर लेता है, जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। जैसे मान लो राज्यसभा से पारित हो जाता है तो लोकसभा में भेजने से पहले 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है। और दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से ही पारित होना अनिवार्य है। तो जब दूसरे सदन में भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कितने भी वोट्स होगा, उसमें भी 2/3 से होना चाहिए। जैसे राज्यसभा में हुआ तो फिर लोकसभा में भी 2/3 से पारित होना चाहिए, ये है। और किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, तो किसी भी राष्ट्रपति को हमने महाभियोग द्वारा नहीं हटाया है आज तक, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। महाभियोग प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है स्टूडेंट? तो महाभियोग प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है, ओके। तो आर्टिकल 61 हमें महाभियोग के बारे में बताता है कि जिस हिसाब से होता है। आर्टिकल 60 हमें क्या बता रहा था? शपथ के बारे में। तो 60 शपथ के बारे में बताता है, याद कर सकते हो, 60 शपथ, 60 शपथ, ठीक है। 60 शपथ बोलो, एक दो बार याद हो जाएगा। 60 या 60 कहोगे तो जल्दी याद होगा। 60 मतलब शपथ, ठीक है। और 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग होता है। चलो 62 क्या होता है? तो फिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट की क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसकी वैकेंसी निकली है, उसकी वैकेंसी के बारे में कि राष्ट्रपति जिन जिन लोग को बनना है फॉर्म भर दे। तो मतलब ये है कि टू फिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, और कहा गया है कि इसकी वैकेंसी भरी रहनी चाहिए, है ना। तो ये उसके पद की वैकेंसी के बारे में बताया गया है, कब आएगा ये पद। जैसे तुम लोग का आता नहीं है सर, जेई का फॉर्म कब आएगा, जेई का फॉर्म कब आएगा, जेई का फॉर्म कब आएगा। तो जो फिल द वैकेंसी है, तो ये जनरली आप जानते हो 5 साल बाद ही आएगा वैकेंसी। हर 5 साल पे राष्ट्रपति बनते हैं ना। और या तो डेथ हो जाए बीच में, या तो इस्तीफा दे दे, या तो महाभियोग लग जाए, ऐसा अगर कुछ होता है तो प्रोसेस होती है। तो हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो देख लिया हमने, 52 से लेकर के हम लोगों ने कहां तक देख लिया स्टूडेंट?
52 से लेकर के हम लोगों ने 59 के बाद भी बात कर ली, 60 की, 61 की और 62 की। तो 60 में हम लोग किसकी बात किए हैं? शपथ। 60 मतलब शपथ, 60 मतलब शपथ। 61 में हमने क्या बात किया? महाभियोग। और 62 में हमने क्या किया? वैकेंसी, फिल द वैकेंसी। जो उनकी वैकेंसी निकली है वो किस तरह से फिल कर दी जाएगी, तो फिल द वैकेंसी के बारे में बात हुई है। तो इस तरह से लेकर के 52 से 62 तक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के लिए वो ये है। बाकी बीच की प्रोसेस हम लोग समझेंगे, उनकी जो कार्यपालिका शक्ति वगैरह है वो अलग है, वो अलग से होगा। अरे जब विधायक पे पहुंचेंगे तो हम विधायक बता देंगे भाई, काहे परेशान होते हो तुम लोग? विधायक संसद में नहीं बैठता, मतलब पता नहीं क्या चल क्या रहा है। हम पढ़ा रहे हैं केंद्र में संसद के उसमें, सर विधायक हटाएगा, कैसे हटाएगा? अरे पहुंचेंगे तो बता देंगे विधायक कैसे हटेगा। लिखे जा रहा है क्वेश्चन, सर विधायक विधायक विधायक, अरे संसद में नहीं बैठता विधायक ना। जब हम पहुंचेंगे राज्य में तो बताएंगे विधायक का क्या होगा। तो यहां से हम लोगों ने अभी राष्ट्रपति के बारे में देखा। अब राष्ट्रपति की जब बात हुई तो हम लोगों ने मेन मेन आर्टिकल जब देखेंगे तो 52 से लेकर 62 तक हमने ये मेन देखा इनका, जो याद करने लायक था। 52 में हम लोगों ने क्या बात की, याद कर लो। देखो सिंपल, जो समय मिलता है उसमें याद करते रहो, क्योंकि आप लोग को अपना खुद का समय तो बड़ा टफ है। 1 घंटा ये जो मिल रहा है इसमें जो कर लो तो कर लेते हो, हमें पता है ना। इसके बाद तो तुम लोग बिजी हो बहुत, है ना। तो 52 से 62 क्लियर सबको? 52 में क्या होगा? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका शक्ति, 54 में निर्वाचक मंडल, 55 में इलेक्शन प्रोसेस, 56 में कार्यकाल कितने समय के लिए होगा, कार्यकाल होगा। 57 में री इलेक्शन, पुनः निर्वाचित हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। तो 57 में हमारा री इलेक्शन है, 56 में कार्यकाल। 58 में क्या है? योग्यता, उसकी एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है। 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद की शर्तें। 60 60 शपथ, 61 महाभियोग और 62 वैकेंसी के बारे में। अब कई बार रिपीट कर दिए हैं, अब तक याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जरा अब हम थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। मेन मेन आर्टिकल आपसे बात हो गई, अब डिटेल में चलते हैं। डिटेल का मतलब थोड़ा ये समझा दे कि किस तरह से चीजें होती हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आसान है, याद हो जाएगा। आर्टिकल हमने इसीलिए पहले समझाया कि जिससे प्रॉब्लम ना हो, आर्टिकल आपको याद रहे। अब थोड़ा देखते हैं इनका चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का। देखिए हमने आपसे बात की, एक संघीय कार्यपालिका होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। और इस संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब वो मंत्री परिषद, जो प्राइम मिनिस्टर की मंत्री परिषद है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। जो ऊपर हमने बात की थी, यहाँ पर ये जो बात की थी, तो संघीय कार्यपालिका का मतलब यही था। कार्यपालिका 52 से 78 जो बात कर रहे थे हम इन लोगों की, ध्यान से देखो, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी है। तो हम उसी को समझा रहे हैं आपको कि जो कार्यपालिका है वो उसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद होती है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? रियल पावर किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट में, क्योंकि रियल पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं है, औपचारिक है, नॉमिनेटिव, नॉमिनल, सिग्नेचर अथॉरिटी टाइप का। तो मतलब ये औपचारिक है, बस औपचारिक टाइप का। एक्चुअल पावर जो होती है वो एक्चुअल पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के कैबिनेट के पास होती है। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्र प्रमुख बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं।
लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, सरकार का हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का कौन है, तो पीएम। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पीएम, मतलब एक्चुअल में जो रूल है, रूलिंग, शासन करना, शासन पीएम के द्वारा होता है, शासन राष्ट्रपति नहीं होता है, रूल प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं है। ये बस हेड ऑफ स्टेट है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जो मतलब एक बड़े पद पे बैठाए गए हैं, बट असल पावर मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसीलिए एक पॉइंट हुआ था इंदिरा गांधी के समय, 42वां संशोधन हुआ था 1976 वाला। तो 42वें संशोधन में ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति अपने मन से काम नहीं करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह लेनी होगी प्राइम मिनिस्टर की। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मंत्रिपरिषद प्राइम मिनिस्टर की, ये सलाह देंगे इनको। तो 42वें संशोधन में साफ साफ कह दिया गया, जब इंदिरा गांधी थी तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, कैबिनेट मतलब रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, संसदीय कार्य मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, जो सेंट्रल में बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, जो अभी चुने गए थे, सफल हुआ था, तो ये लोग मिल करके इनको सलाह देंगे राष्ट्रपति को। तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट सलाह देगी और उस सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है। ये 42वें संशोधन में बोला गया। तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि जो भी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट सलाह देगी, राष्ट्रपति उसी पर काम करेंगे, मतलब अपने उससे नहीं करेंगे, वो कैबिनेट के हिसाब से करेंगे। आगे चल करके इनकी सरकार बदल गई, तो मोरारजी देसाई की सरकार आई। मोरारजी देसाई की जो सरकार आई तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, एक एक्ट लेके आए, अमेंडमेंट 44वां लेकर आए, 44th अमेंडमेंट 78। तो 42वें वाले में इंदिरा गांधी क्या कह रही हैं, 42वें वाले में इंदिरा गांधी ये कह रही हैं इस वाले में कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट का सलाह मानना जरूरी है, कंपलसरी है, वो मानेंगे। लेकिन मोरारजी देसाई ने 44वें वाले में थोड़ा सा संशोधन किया कि ये बात तो ठीक है कि राष्ट्रपति को मानना चाहिए, लेकिन हाँ, एक बार तो उसको पुनर्विचार के लिए पॉइंट दे दो कि मान लो आप हम उस राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तो कम से कम इतना तो कह सके कि आप लोग फिर से कंसीडर करिए, फिर से एक बार सोचिए इसके बारे में। तो ये चीज 44वें अमेंडमेंट में मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। मतलब जैसे समझो कोई मुद्दा हुआ, कोई कानून बनाना है, तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने एक लेटर भेज दिया राष्ट्रपति को कि देखिए साहब, ये सब ऐसी ऐसी चीजें हैं और इस तरह के डिसीजन लेने हैं। तो इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग 42वें वाले में ये था कि राष्ट्रपति वो मान लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब मोरारजी देसाई ने 44वें वाले में चेंज किया तो उन्होंने ये कहा कि अगर उसको पहली बार राष्ट्रपति को नहीं लगता कि इस तरह का काम सही है, तो वो वापस लौटा सकता है मंत्रिपरिषद को और कहेगा कि आप एक बार इसको फिर से चेक करिए, रिकंसीडर करिए और फिर हमारे पास भेजिए। तो पावर दी गई 44वें में कि एक बार राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन हाँ, अगर दोबारा भी प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट ने वही पॉइंट रखे कि हमें कोई चेंज नहीं करना है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने फिर से कंसीडर कर लिया, सब सही चल रहा है, अब राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। मतलब एक बार जो है उस समय वो उनके विचारों को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर वापस वो फिर से आ गया उनके पास, तब वो नहीं रोकेंगे, उसको उनको पास करना होता है। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। हेलो, क्लियर? तो संघ की कार्यपालिका में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट है, और साथ में अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करते हैं? हाँ, एक पॉइंट होता है, रख ले रिप्लाई ही ना दे। कुछ विधेयक होते हैं उसमें, सारे नहीं होते। कुछ विधेयक तो ऐसे हैं कि उसके लिए वो कंपलसरी है, वो पास करना ही होता है। वो अब अलग अलग कंडीशन होगी, आगे हम देखेंगे इसी में, इसी टॉपिक में जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे। अब सपोज करिए ये सारी चीजें हो गई। अब हम सपोज करते हैं कि आपको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है। अब जरा अपने आप को समझिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं
आपको जेई बनना है। क्या बनना है? बोलो जल्दी से, क्या बनना है? जेई बनना है? बनना है जेई? कुछ कह रहे हैं हमें तो किसी का पति बनना है। बहुत सही, बन लो, तुम किसी के पति ही बन लो। हाँ, जेई वही मत बनो। ठीक। तो अगर हम देखें जेई है, तो जेई के पद के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई? जेई का पद है, तो अगर आप फॉर्म फॉर्म भरने जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा ना कि फॉर्म भर भी पाओगे कि नहीं। बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा राष्ट्रपति का। देखो बच्चों, हम बहुत सिंपल से बता रहे हैं, आपके डाउट टॉपिक खत्म होने के बाद खत्म हो जाएंगे। राष्ट्रपति का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। अभी अगर 100% है राष्ट्रपति का टॉपिक, तो उसमें से केवल 30% हुआ है। अभी 70% बचा हुआ है राष्ट्रपति का। तो तुम जितने परेशान हो रहे हो ना अपने क्वेश्चनों को लेकर, परेशान बिल्कुल मत हो। जैसे ही राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, फिर हमसे पूछ लेना जितना पूछना है। अभी हम सब डिस्क्राइब करने लग जाएंगे, तो हमारा जो यहाँ से स्टार्टिंग है वो रुक जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलने दो, आपको हम बता देंगे कितने दिन के लिए वो रोक सकता है, रोक भी सकता है या नहीं रोक सकता है। वो सब उसकी शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति है, सैन्य शक्ति है। तो राष्ट्रपति की जब वो शक्तियों के बारे में आएंगे, हम डिस्कस करेंगे आपसे। आप लोग के पास पेशेंस नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये ज्यादा वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा पहले से पढ़ लिए होते हैं। थोड़ा सा जो पढ़े होते हैं ना एक आध बार, तो वो फिर वही खत्म होते हैं। खत्म इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब उनका दिमाग वहीं घूम रहा होता है। देखो हम किसी को कह नहीं रहे, लेकिन थोड़ी सी चीजें समझो। हम मना नहीं कर रहे कि हम बताएंगे नहीं आपको, है ना, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस चलने दो। अभी चुनाव होने तो तुम कहाँ उसकी शक्ति के पीछे पड़े हो, अभी तो पद पे भी नहीं बैठा। कम से कम उसको उस पद पे जाने तो दो, राष्ट्रपति को। तो अगर कोई जॉब है, उस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। जैसे आप जेई के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, तो जेई के लिए जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपने देखा कि मैं इस फॉर्म को भर भी सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। सबसे पहले तो यही होगा ना भाई, वहाँ क्राइटेरिया होगा कि आप ये डिप्लोमा पास होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल के होने चाहिए, ये उम्र आपकी होनी चाहिए, कितने परसेंटेज है या समथिंग जो भी है, तो एक एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। आपने कहा ठीक, आपने क्वालिफाई कर लिया, मतलब एलिजिबिलिटी हो गया आपका। तो आप कहते हैं अच्छा, कैसे अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए होगा कि हाँ ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और क्या प्रोसीजर है। ठीक है ना, फॉर्म भरना है, इतने रुपए लगेंगे। बात समझ में आ रही है ना कि 400 का फॉर्म है, तो 400 फॉर्म लगेगा, और ये सब है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब एग्जाम वगैरह होना। फिर एग्जाम होगा ना, अगर जरूरत पड़ी तो इंटरव्यू वगैरह होगा। बस लो, हो गया अपॉइंटमेंट। उसके बाद आपको बुला लिया जाएगा, आओ जेई बन गए, आइए अपने पद को सुशोभित करिए, आज से आप जूनियर इंजीनियर। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। कोई भी अगर जॉब चाहिए होती है, तो एक प्रोसेस है कि आपके एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको पार करना होता है। फिर आप ये देखिए कि वो अप्लाई कैसे होगा। फिर आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, जो रिटन एग्जाम है या फिर ऑनलाइन एग्जाम या फिर जो इंटरव्यू है वो करिए, और फिर अपॉइंट हो जाइए। राष्ट्रपति के लिए भी ऐसा ही है, जरा समझने की कोशिश करो। राष्ट्रपति के लिए जब हम बात करते हैं, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके जॉब के लिए है, वही उसके लिए क्या कहलाता है? क्वालिफिकेशन, योग्यता। वही तो बात की है भाई। अभी तो आपको फॉर्म भरने जाना है ना, तो पहले तो ये तय करना होगा ना कि राष्ट्रपति के लिए कौन भर सकता है। तो क्वालिफिकेशन में आए, तो क्या आया क्वालिफिकेशन? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। और अगर ये सब पूरा कर लेता है, तो उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर लिया, हो गया क्वालिफिकेशन उसका। ठीक है। अच्छा, वैकेंसी कब आती है राष्ट्रपति के उसमें? जैसे जेई का फॉर्म भरने जा रहे हो, एलिजिबिलिटी, तो पहले वैकेंसी देखोगे ना कि वैकेंसी आई है कि नहीं।
तो आप राष्ट्रपति के जो वैकेंसी है वो कैसे देखोगे कि आप 5 साल का या तो कार्यकाल पूरा हो गया हो, राष्ट्रपति की डेथ हो गई हो, उसने स्वयं इस्तीफा दे दिया हो, या महाभियोग द्वारा। तो 4 प्रोसेस में से कोई भी अगर हुआ है तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। अब अगर राष्ट्रपति का पद खाली ही नहीं है तो चुनाव क्यों होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको जेई बनना है यूपीपीसीएल में तो पहले वैकेंसी तो आनी चाहिए ना। एलिजिबिलिटी तो बात की बात है, पहले तो वैकेंसी आएगी तभी कुछ होगा। तो वैकेंसी जो राष्ट्रपति के ऑफिस में है वो देखनी पड़ती है। अगर वो आ गई है तो फिर क्वालिफिकेशन चेक करना होता है कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं, मतलब की एलिजिबिलिटी क्या है बनने की। चलिए ये भी आपने पार कर लिया, तो आपको ये भी पता है हाँ भाई ये भी हो सकते हैं। तो अब आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, अब आपकी प्रक्रिया होगी अप्लाई करना है। तो आप गए साइबर कैफे, आपने कहा ठीक है भाई लो 50 रुपए ले लो, हमारा फॉर्म भर दो। तो आपने ऑनलाइन अपना फॉर्म भरवा लिया। तो राष्ट्रपति का कैंडिडेट भी तो फॉर्म भरेगा, वो भी तो जो 4-5 जो खड़े हुए हैं वो भी तो कहेंगे कि लो तो पर्चा भरिए हमारा। तब वो भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, तो नॉमिनेशन कहा जाता है इसे। तो ये लोग जो अप्लाई करते हैं उसे नॉमिनेशन कहा जाता है। कि नॉमिनेशन प्रक्रिया क्या है प्रेसिडेंट के, जब नॉमिनेट हो जाएंगे पर्चा भर देंगे ये लोग। जैसे आप लोग फॉर्म भर देते हैं, तो आपने फॉर्म भर दिया, इन्होंने भी अपना फॉर्म भर दिया, लो 6 लोग खड़े हो गए राष्ट्रपति पद के लिए, पहुंच गया। तो अब प्रक्रिया होगी, आप फॉर्म भर के पहुंचे तो आप लोग को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया गया। अब इन लोग के लिए किस लिए बुलाया गया? इलेक्शन होगा अब आपका, ये उनकी प्रक्रिया है। अब इन लोग को एग्जाम थोड़ा देना है भाई, आप लोग को जॉब के लिए क्या देना है? एग्जाम देना है। इन लोग को क्या करना है? इलेक्शन होगा इन लोगों का। और अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्शन में सिलेक्ट हो जाते हैं, जो जीत जाएगा उसका क्या होगा? शपथ होगा। लीजिए आपको राष्ट्रपति पद दिया जाता है और शपथ ले लीजिए। और आप लोग अगर जेई बनते हैं तो आप लोग को अपॉइंट कर दिया जाएगा, आप जेई के पद पे पहुंच जाएंगे। आई होप समझ में आती बात। सबसे पहले वैकेंसी आएगी, चाहे आपकी आए चाहे राष्ट्रपति की आए। आ गई वैकेंसी, अब वैकेंसी भरना है ना, तो वैकेंसी कौन भरेगा? हम लोग ही। तो पहले एलिजिबिलिटी देखेंगे ना कि वो क्या योग्यता हमारी, हम भर भी पाएंगे फॉर्म की नहीं। तो राष्ट्रपति के लिए भी वही है, क्वालिफिकेशन वगैरह जो देखा जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें। फॉर्म भरना है भाई, तो ऑनलाइन भरना है, चालान के थ्रू भरना है, कैसे करना है तो आप लोग देखिए। राष्ट्रपति के लिए अपना नॉमिनेशन है, उसकी प्रक्रिया है कि कैसे करना है उसे। फिर आप लोग को जब हो गया सब कुछ, फॉर्म सबमिट हो गया सबको, तो फिर आपका एडमिट कार्ड वगैरह आता है, फिर आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। चलिए पहला एक रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से राष्ट्रपति को इलेक्शन होता है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस, उसका इलेक्शन है, निर्वाचन होगा। और फिर उस आप लोग को अपॉइंटमेंट दे दी जाती है, चलिए आप जेई बन गए हैं, पद को सुशोभित करिए। उसी तरह से राष्ट्रपति जब इलेक्ट हो जाता है तो उसको फिर शपथ लेनी होती है, काम खत्म। ये है राष्ट्रपति पद। समझ में आई बात? ओके चलो, यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो अब जरा हम प्रोसेस को समझते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए अब आते हैं मेन ये है। देखिए आपने क्या क्या क्वालिफाई कर लिया था स्टूडेंट, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपने क्वालिफिकेशन पार कर लिया है, ये पार हो गया आपसे, योग्यता है आपके पास, ठीक है। आपने कहा हम राष्ट्रपति बनेंगे, चलिए पहला हर्डल आपका पार। आपने ये देख लिया कि हाँ हम क्वालिफाई हैं। अब आप जा रहे हैं दूसरे स्टेप में, नॉमिनेशन, पर्चा भरना है अब आपको। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है, बड़ा ध्यान से समझना। नॉमिनेशन प्रक्रिया जो राष्ट्रपति की होती है, नॉमिनेशन प्रक्रिया जो नामांकन प्रक्रिया, आप लोग देखते होंगे ना, जैसे विधायक वगैरह का पर्चा बने, नामांकन के लिए जा रहे हैं, ढोल बाजे के साथ एकदम लेकर के अपने समर्थक लेके गाजे बाजे के साथ पहुंच जाते हैं। क्या करने जा रहे हैं? नामांकन भरने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो नामांकन प्रक्रिया जो है कौन करता है? तो पहला समझ लो स्टूडेंट, जनता नहीं करती है। पहली बात कि जो नामांकन प्रक्रिया वगैरह इसमें है, जो चुनाव मतलब जो इलेक्शन में भाग लेते हैं ना, वो हम लोग नहीं लेते। इनके में भाग कौन लेता है? विधायक और सांसद। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक और सांसद वोट करते हैं, पहली बात। मतलब भारत की जनता नहीं करती, ये सीधा चुनाव नहीं है, ये इनडायरेक्ट चुनाव है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट है, जिसमें एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में होते कौन लोग हैं? इसमें एमपी होते हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें कौन होते हैं? एमएलए होते हैं, विधायक। तो एक कॉलेज मतलब एक संगठन टाइप का, समझ, एक कॉलेज टाइप का बोला जाता है, उसे इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग होते हैं? तो केवल देश के जो एमएलए हैं और जो एमपी हैं, केवल ये लोग होते हैं, जनता नहीं होती। अब कितने एमपी हैं? तो 776 एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर एमएलए देखें तो 4120 एमएलए हैं। तो ये टोटल लोग उस इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं, यही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो एमपी टोटल 776 देख लिया हमने, और जो एमएलए हैं वो 4120। तो बस इतने लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जनता इसमें भाग नहीं लेती है। क्लियर हुआ? हेलो, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? फटाफट, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? एमपी और एमएलए। एमपी की फुल फॉर्म और एमएलए की फुल फॉर्म, दोनों की फुल फॉर्म बतानी है। एमपी की फुल फॉर्म और एमएलए की फुल फॉर्म। एमपी की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेरी गुड, सबका सही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसका बताइए एमएलए का? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। एमपी कहाँ बैठते हैं? एमपी कहाँ बैठते हैं? संसद में। और एमएलए कहाँ बैठते हैं? एमएलए कहाँ बैठते हैं? विधानसभा। क्लियर है? मतलब राज्य में बैठते हैं। तो एमएलए जो होते हैं वो राज्य के उसमें होते हैं, और जो एमपी होते हैं वो केंद्र में होते हैं। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, ओके, बस टाइप मत करिए। देखो, बहुत सिंपल सी बात यह है कि हम लोगों ने कहा कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें एमएलए और एमपी करते हैं। तो अगर आज की डेट में हम देखें तो जो एमपी हैं वो लगभग आपके पास है 776, और जो एमएलए है वो है 4120 के आसपास। अब सपोज करो कि कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग हैं, अब हम ही को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, तो हम ऐसे नहीं लड़ पाएंगे, हमको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। जैसे हम, एक व्यक्ति है, वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहता है, उसने कहा, जैसे रौनक है, तो रौनक कहता है मुझे लड़ना है चुनाव प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो रौनक कह रहा है कि हमें प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है। कहता है ठीक है, लड़ लो भाई। तो पता चला तुम 35 साल के हो? कहता है हाँ है। ठीक है। भारत के नागरिक हो? हाँ है। ठीक है। लोकसभा के मेंबर बन सकते हो? कहता है हाँ बन सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी? नहीं, अभी तो मिली ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो ठीक है, ये क्वालिफाई हो गए। अब इसके बाद इनको ये देखना है कि इनको 50 लोगों के साइन चाहिए होंगे। इसमें से चाहिए होंगे, इतने लोगों में से। ये जो 776 एमपी हैं और एमएलए 4120 में ना, तो इनमें से कम 50 लोग इनको ऐसे चाहिए होंगे रौनक को, जो इनके नामांकन के लिए साइन कर सके कि हाँ हम तैयार हैं, हमारी तरफ से ये रौनक जो है प्रेसिडेंट का उम्मीदवार है। 50 लोग कम से कम। लोकसभा मेंबर की एलिजिबिलिटी क्या है? लोकसभा के मेंबर की हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी समझ लो कि कम से कम 25 साल का तो हो। 25 साल से नीचे नहीं होना चाहिए जो लोकसभा वाला होता है, उसके ऊपर 25 साल का हो या तो उससे ऊपर हो। बाकी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रौनक को 50 प्रस्तावक मिल गए रौनक, 50 प्रस्तावक मिल गए, हाँ हम साइन करने को तैयार हैं। केवल इतने से काम नहीं चलेगा। साइन हो गया, ये तो खाली ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से रौनक खड़ा होगा। अब 50 और चाहिए, और ये 50 वो नहीं होने चाहिए जो साइन किए थे। ये अभी नामांकन की बात कर रहे हैं, केवल चुनाव नहीं, अभी नामांकन प्रक्रिया भी, आप पर्चा भरने जा रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। तो आप जब पर्चा भरने जा रहे हैं तो आपको अभी 50 लोग जो चाहिए जो साइन कर सके, और उनको छोड़कर 50 और चाहिए इन्हीं लोगों में से।
जो आपको कहें कि हम इनको समर्थन देते हैं, तो टोटल 100 लोग चाहिए आपको। मतलब एक कैंडिडेट को जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसको कम से कम 100 लोग चाहिए। 50 चाहिए प्रस्तावक जो सिग्नेचर कर सके, जो साइन करते हैं, और 50 और चाहिए सेकेंडर जो ये कह सके कि हाँ हम भी समर्थन कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति रहे। तो टोटल 100 लोगों का आपको समर्थन चाहिए होता है, तब जाके आप नामांकन प्रक्रिया भरते हैं। आई होप क्लियर हुआ। रौनक, मिल जाएंगे 100 लोग? हाँ, तो अपने दोस्त नहीं चाहिए, विधायक और एमपी में से चाहिए, ठीक है ना? वो यहाँ से चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज से चाहिए। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, इनमें से चाहिए 100 लोग, जिसमें से 776 जो एमपी है इनमें से हो, और एमएलए, तो इन टोटल लोगों में से 100 लोग चाहिए, ठीक है ना? तो तब आप ये कर सकते हैं। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, कम से कम। ज्यादा है तो कोई बात नहीं भाई, मिनिमम में चाहिए होता है कि मिनिमम इतने चाहिए। चलिए, साइन मिल गया, पर्चा भर दिया। अब आपसे कहा जाएगा रौनक भाई साहब आप 15,000 रुपए निकालिए। कहेंगे काहे निकाले? कहते राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ना? कहते हाँ लड़ना है। तो जाओ 15,000 रुपए निकालो, और आपका ये जो 15,000 है आरबीआई में मतलब रहेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। तो आपको फिर 15,000 एक जमानत राशि के रूप में, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना होता है। क्लियर है? तो जमानत राशि के रूप में वो 15,000 जमा हो जाती है। और सपोज करो रौनक को मान लो टोटल वोट डाले गए, उस टोटल वोट में से इसको 1/6 वोट चाहिए, कम से कम 1/6, मतलब 600 वोट पड़े सपोज, तो उस 600 वोट में से 100 वोट इसको चाहिए ही चाहिए। 600 का 1/6 कितना हुआ? 100 हुआ ना? और रौनक को नहीं मिला तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। कहा जाएगा रौनक की जमानत राशि जब्त हो गई, और कहा जाएगा इसकी जमानत जब्त हो गई। तो इस तरह से कहा जाएगा, और वो आपको 15,000 अब नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 1/6 से ज्यादा वोट पा जाते हैं तो आपको जमानत राशि वापस मिल जाती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो जमानत जब्त होना इसी को कहते हैं, कि जो पैसा वगैरह मतलब दिया जाता है और आप एक निर्धारित क्राइटेरिया से नीचे पाते हैं, तो उसे कहते हैं जमानत जब्त होना। बात समझ में आई? तो रौनक, जमानत राशि मिलेगी तुम्हें कि जब्त हो जाएगी? इस मामले में तो जब्त हो जाएगी भाई। कहाँ से लेके आओगे 100 तुम विधायक को, कहाँ लेके आओगे एमपी? ठीक है, तो आई होप कि प्रोसेस आप समझ गए। कि चलिए सामने आइए सब लोग जरा, बस अब खत्म करते हैं, फिर आगे की बातें हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा समझो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, समझ नहीं पाओगे राष्ट्रपति को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो समझना है आपको। बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि कैसे करना है। तो अभी केवल उतना समझिए जितना हम बताए हैं। हमने क्या बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, तो उसके चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करेगा? सुमित, कोमल, सौरभ, इमरान, विवेक, हेमा, सावित्री, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, और आशीष, पूजा, सावित्री, मीनू, शिवराम। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज होता है निर्वाचक मंडल, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं एमपी और एमएलए। जनता नहीं होती इसमें। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसको 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 समर्थन करने वाले चाहिए, तो टोटल 100 चाहिए होते हैं, टोटल 100 चाहिए होते हैं। क्लियर हो गया सबको? ओके, कोई दिक्कत? चलो, तो आपको 100 लोग मिल गए। अब 100 लोग के बाद आपको कितनी राशि जमा करनी है? 15,000। और कितना वोट चाहिए जिससे जमानत राशि जब्त ना हो? कितने वोट चाहिए जिससे जमानत राशि जब्त ना हो? रौनक की तो जब्त हो चुकी है। रौनक नहीं, 1/6 पाना मतलब मजाक थोड़ा है भाई। 4,120 एमएलए हैं, 776 एमपी हैं, टोटल वो करो, उसका 1/6 करो, ठीक है? तो ओके, अब आगे हम लोग ये बात करेंगे ना, हमको मिल जाएगा। देखो सच्चिदानंद कह रहा है हमको मिल जाएगा। हाँ, ये अपने आप को वो संविधान सभा का सदस्य समझ रहा है कि हम संविधान सभा के सदस्य, हम तो जीत ही लेंगे। ठीक है, अच्छा। तो
आगे हम लोग ये बात करेंगे कि जो एमएलए और एमपी हैं ये लोग कौन होंगे। एक्चुअल में समझिए कि सारे एमएलए और एमपी नहीं होते हैं, मनोनीत लोग नहीं हो सकते इसमें। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं ना, तो मनोनीत सदस्य नहीं होते इसमें, केवल निर्वाचित हो सकते हैं, इलेक्टेड पर्सन हो सकते हैं, केवल जिनका निर्वाचन हुआ है, जिनका इलेक्शन हुआ है। जैसे राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इवन जो राज्यों की विधान परिषद है, विधान परिषद, वो पार्टिसिपेट नहीं करती। तो राज्यों के केवल जो विधानसभा है ना, उसी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए केवल पार्टिसिपेट करते हैं। विधान परिषद में एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधान परिषद जैसे यूपी में विधान परिषद है, हर राज्य में भी नहीं है, कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, लेकिन जिस भी राज्य में विधान परिषद है उसके सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दो हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है। कोई बहुत देर से परेशान है, हमने कहा चलो बता दें, नहीं तो सो ना पाएंगे लोग। एक तो ऐसा क्वेश्चन बार बार उसको पूछते रहते हैं। दो है क्षेत्र यूनियन टेरिटरी में, एक दिल्ली है और एक पुदुचेरी है। तो दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा हैं, उनके जो इलेक्टेड पर्सन होंगे वो शामिल हो सकते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके सदस्य शामिल हो सकते हैं जो विधानसभा के हैं। ये 70वां संशोधन हुआ था जिसके तहत ये किया गया था। हम आगे बात करेंगे इसकी, अभी हम केवल स्टेप बाय चल रहे हैं जिससे आपको ध्यान रहे। ओके, तो आगे की प्रक्रिया हम देखेंगे। अभी इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो, अभी असली खेल अब कल आने वाला है, जो इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का। ठीक है ना, अभी तो तुमने बहुत बेसिक समझा है, अभी तो तुम्हारे ऊपर से निकलने वाला है, उड़ जाएगा अभी ऊपर। जब हम स्टेप समझाएंगे ना कि कैसे होता है, ये जो लिखा गया है अभी, ये जो समझना है, इसके बाद ये जो प्रोसेस समझनी है, कैसे वोट डिसाइड होते हैं, हम इसको अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, एक बार पढ़ जरूर लेना, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ये वोटिंग की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। असली खेल आपका कल ही होने वाला है कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो कैसे चीजें होती है। तो अभी हमने बेसिक सा समझा है, बहुत आसान सा, ठीक है। और इतना ही रखते हैं जिससे आपको ये आज का रहे, कंफ्यूज ना हो। हमने आपको 52 से 62 तक आर्टिकल बताए, क्लियर। और हमने एक इलेक्शन प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश की, राष्ट्रपति की किस तरह से चलता है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं केवल कौन शामिल होता है, यहां तक पहुंचे हैं। अभी इलेक्शन प्रोसेस पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग केवल नॉमिनेशन देख रहे हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉमिनेशन देख रहे हैं कि जो नामांकन प्रक्रिया हो रही है, कौन पार्टिसिपेट करे, कौन पर्चे पे नाम मतलब साइन करेगा, कितना डिपॉजिट करना है, प्रक्रिया क्या है। एक बार फॉर्म भर जाने दो, पर्चा भर जाएगा, फिर हम इलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। तो इलेक्शन प्रोसेस हम लोग कल देखेंगे, क्लियर है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम शीट शेयर कर देते हैं आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।